Good morning. We'll start with cost of capital today. Okay. देखिए, so we have done with the theory, basic concept of FM, sources of finance, right? Or types of finance. Okay. Now we'll start with cost of capital. Now see, in first chapter, we have seen as a finance manager, you have got, you can say, two particular main functions. क्या functions थे finance management के? Two important functions. एक तो था collection of funds, right? अभी सी फाइनेंस मैनेजमेंट में हमें फाइनेंस को मैनेज करना है, तो फिर इसमें क्या करेंगे हम? एज ए फाइनेंस मैनेजर व्हाट यू विल डू? कलेक्शन ऑफ फंड्स. टू इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट. वन इज कलेक्शंस ऑफ फंड्स. चलो, कलेक्शन हो गया. आपने फाइनेंस जितना भी कंपनी को चाहिए था उतना आपने कलेक्ट कर लिया. अभी उसका क्या करेंगे हम? ये जो हमने फंड्स कलेक्ट किया उसका क्या करेंगे हम? यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स. इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स. अभी देखिए, कलेक्ट, ये सारा का सारा एफएम सब्जेक्ट है, ये दो फंक्शंस में ही आ जाएगा. कैसे कैसे? पहले हम बोलते हैं कलेक्शन ऑफ फंड कीजिए. समझो आपने अपनी कंपनी, अपना स्टार्टअप शुरू कर दिया, ठीक है. फिर आपको क्या चाहिए? आपके पास आइडिया है, आपके पास टैलेंट है, बट आपको फंड ज्यादा चाहिए. तो आप क्या करेंगे? पब्लिक के पास जाएंगे, यू विल कलेक्ट द फंड्स. तो जब भी आपको, पहले तो ये बेसिक्स क्या है, सब बेसिक्स समझाया है आपको. फाइनेंस मैनेजमेंट में क्या आता है, फाइनेंस मैनेजमेंट फंक्शंस क्या होते हैं, ऑब्जेक्टिव क्या होता है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन एंड ऑल दिस थिंग्स. ओके. देन आफ्टर क्या करेंगे हम? टाइप्स और सोर्सेज ऑफ फाइनेंस. किस किस तरह से हम फाइनेंस को कलेक्ट कर सकते हैं? इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, डिबेंचर्स, बैंक बोरोइंग, लोन्स, एडवांसेस और कई तरीके के फाइनेंस ऑप्शंस अवेलेबल है, जो हम चैप्टर 2 में देख लिया होगा, या फिर आप देख लेना, ठीक है. वो हो गया है लेक्चर. टू सोर्सेज एंड टाइप्स ऑफ फाइनेंस. अभी क्या होगा? फंड तो कलेक्ट कर लिया. अभी फंड कलेक्ट करने के लिए हमें फंड में देखना चाहिए क्या? सी, अगर आप कोई भी फंड कलेक्ट करते हो, तो इतना देखिए, आपको कॉस्ट होगी या नहीं होगी? ऑब्वियसली कोई ऐसे तो फ्री में तो देंगे नहीं आपको. चाहे वो इक्विटी शेयर हो, प्रेफरेंस शेयर हो, लोन हो, डिबेंचर हो, बोरोइंग्स हो, कुछ भी हो, दे विल एक्सपेक्ट समथिंग फ्रॉम यू, इजंट इट? अरे हम रिलेटिव के पास लोन लेने जाते तो भी बोलते चलो 1% दे दो, ठीक है. तो ऑब्वियसली इफ पीपल गिव यू द फाइनेंस, दे आर एक्सपेक्टिंग सम रिटर्न आउट ऑफ इट. और वो जो रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो हमारे लिए क्या है? कॉस्ट. तो हमें ये जो हमने कलेक्शन किया है, जो भी कलेक्शन किया है, उसकी हमें कॉस्ट इनकर करनी रहती है. उसको बोलते हैं हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल. क्या बोलते हैं? कॉस्ट ऑफ कैपिटल. ये जो भी आप कैपिटल जनरेट कर रहे हो, ये जो भी आप फंड कलेक्ट कर रहे हो, उसके लिए आपको पे करना पड़ेगा कॉस्ट. ओके. तो यू हैव टू पे द कॉस्ट फॉर द कैपिटल और फंड विच यू आर जनरेटिंग. तो जितने भी सोर्स और टाइप्स ऑफ फंड्स है, उसमें आपको कॉस्ट इनकर करनी पड़ेगी. अभी आप कलेक्शन कर रहे हैं, कॉस्ट देख रहे हैं कि भाई कितना देखेंगे ना, क्योंकि हमें जो फंड चाहिए वो हमें ऐसे ही मैनेजेबल भी होना चाहिए. तो हम क्या करेंगे? देखेंगे कि भाई कौन कौन से फंड किस किस टाइप में, सोर्स में हमें रखने हैं, मिक्स करने हैं. ओके. तो फिर क्या करेंगे हम? इक्विटी कितना रखेंगे, प्रेफरेंस कितना रखेंगे, और डेट फंड. यस, इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ फंड. तो डेट फंड कितना रखेंगे?
डेट फंड कितना रखेंगे। तो ये जो आपको मैनेज करना है सब कुछ, ओके, उसको बोलते हैं हम कैपिटल स्ट्रक्चर। मतलब अगर आपको 100 रुपीज चाहिए, आपको फंड 100 रुपीज कलेक्ट करने आउट ऑफ 100, आर यू गोइंग टू गो फॉर ओनली इक्विटी, देन यू आर अनलीवर्ड फॉर्म। और इफ यू विल मिक्स इक्विटी विद दैट, देन यू आर लीवर्ड फॉर्म। ओके, तो आप क्या करोगे, देखोगे कि भाई स्ट्रक्चर क्या रखेंगे हम, अपना जो कैपिटल स्ट्रक्चर है वो हम क्या रखेंगे। तो इसके लिए नेक्स्ट चैप्टर आएगा कैपिटल स्ट्रक्चर। देखिए मैं क्या समझा रहा हूं आपको, ये दो ही फंक्शन है, उसमें सारा का सारा एफएम आ जाता है, सिर्फ दो ही फंक्शन में। यस। और लॉजिकली हम करेंगे सारे के सारे चैप्टर जो हम करेंगे प्योरली लॉजिक, फॉर्मूला भी लॉजिक में ही आएगा, ठीक है। नेक्स्ट, अभी आपने स्ट्रक्चर के लिए चेक कर रहे हैं, ओके, तो स्ट्रक्चर सिलेक्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो मैं देखूंगा इक्विटी में कॉस्ट कितनी होती है, प्रेफरेंस में कॉस्ट कितनी होती है, ओके, डिबेंचर में कॉस्ट कितनी होती है। तो वैसे तो डिबेंचर ही हमें कम कॉस्ट में मिलेगा, क्योंकि डिबेंचर का जो इंटरेस्ट है उसमें क्या होता है, टैक्स सेविंग होता है। यस, बट there is not only one factor which we see to measure the which one option or which finance is more better. We have many like cost, risk, control. Okay, ये सारे के सारे फैक्टर्स हम देखेंगे, थियरी आएगी स्ट्रक्चर में, कैपिटल स्ट्रक्चर में। ओके, तो ये जो हमें रिस्क मेजर करना है कि भाई मैं कितना डेट मिक्स करूं। बिजनेस में दो तरह के रिस्क होते हैं, एक तो होता है जो फाइनेंस रिस्क और एक होता है बिजनेस रिस्क। ओके, तो ये रिस्क का मेरे स्ट्रक्चर में क्या इफेक्ट होगा वो हम रिस्क एंड लिवरेज चैप्टर में देखेंगे। तो इतना हो गया, इतना समझ में आ गया। अभी तक हम क्या कर रहे हैं, देख रहे, कलेक्ट कर रहे हैं फंड। ओके, फंड कलेक्ट कर रहे हैं, फंड के लिए क्या कॉस्ट चाहिए। ओके, फंड्स में कौन कौन से फंड्स मिक्स करेंगे, ओके, कैपिटल स्ट्रक्चर, और रिस्क कितना होगा। हाँ, तो रिस्क लिवरेज भी देख लीजिए भाई, रिस्क लिवरेज भी देख लीजिए। ओके, और इसकी इंपैक्ट क्या आएगी हमारे अर्निंग पे वो भी देख लेते हैं। अभी हमने फंड तो कलेक्ट कर लिया, अभी उसका क्या करना पड़ेगा, एज यू सेड इफेक्टिव यूटिलाइजेशन करना पड़ेगा। यस, तो हमें जो यहां पे इफेक्टिव यूटिलाइजेशन करना है, कहां पे करना है। अभी हमने चलो 100 करोड़ फंड कलेक्ट तो कर लिए, बट मैं इन्वेस्ट कहां पे करूंगा, तो आपके पास आइडिया होगा, तो उसके लिए आपको कुछ मैन्युफैक्चरिंग करना पड़ेगा। तो मशीनरी और फिक्स इन्वेस्टमेंट, फिक्स कैपिटल में आप इन्वेस्ट करोगे, फिक्स एसेट में आप इन्वेस्ट करोगे, तो वो जो भी आप इन्वेस्ट करेंगे वो बोलते हैं इन्वेस्टमेंट डिसीजन। क्या बोलते हैं, इन्वेस्टमेंट डिसीजन। और वो जो इन्वेस्टमेंट डिसीजन है उसको हम कैपिटल बजटिंग भी बोलते हैं। मशीन परचेज करना है नहीं करना है, ओके, मशीन रिप्लेस करना है नहीं करना है, मशीन ए परचेज करे या बी परचेज करे, मशीन को कब रिप्लेस करें। ओके, तो जो भी आपके प्रोजेक्ट्स है, वो जो आपके प्रोजेक्ट्स है उसमें आपको बेनिफिट इन्वेस्टमेंट करके होगा या नहीं होगा, और वो प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने के लिए वो प्रोजेक्ट में तो आपको क्या मिलेगा, रिटर्न मिलेगा। अभी वो जो रिटर्न मिलेगा आपको इन्वेस्टमेंट में, वो हम किससे कंपेयर करेंगे, यही कॉस्ट ऑफ कैपिटल से कंपेयर करेंगे, क्योंकि मेरा जो रिटर्न मिल रहा है मुझे इन्वेस्टमेंट से, वो मेरी जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल उससे तो ज्यादा होना चाहिए ना। हाँ, तभी तो आप उसमें इन्वेस्ट करोगे, राइट। तो फिर वो डिसीजन लेंगे, इन्वेस्टमेंट डिसीजन। डिसीजन भी 3 तरह के होते हैं, एफएम में मैंने आपको बेसिक में समझाया था, राइट। ओके, तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेंगे। फिर ऐसा तो नहीं होगा ना पूरा का पूरा जो फंड आपने 100 करोड़ कलेक्ट किया वो पूरा का पूरा फंड मशीनरी में इन्वेस्ट कर देंगे। तो फिर हम रॉ मटेरियल परचेज करने जाएंगे, चलो फंड दीजिए, हमारे पास तो नहीं है, 100 करोड़ कहां गया आपका, वो तो हमने मशीनरी में इन्वेस्ट कर दिया। ऐसे थोड़ी बिजनेस होता है। आपने जितना सारा फंड फिक्स कैपिटल में लगाया, फिक्स एसेट्स में लगाया, उसका थोड़ा बहुत फंड तो हमें वर्किंग के लिए रखना है। रॉ मटेरियल परचेज करने गए, डेटर को हमने, करंट एसेट्स हम रखते हैं ना, स्टॉक इन्वेंट्री करके रखेंगे, डेटर को हम क्रेडिट पे गुड्स सेल करेंगे, राइट। तो वो जो करंट एसेट्स है
उसमें से करंट लायबिलिटीज माइनस करते हैं, उसको बोलते हैं वर्किंग कैपिटल। तो वर्किंग कैपिटल में भी थोड़ा बहुत फंड तो हमें रखना पड़ता है टू रन बिजनेस स्मूथली। हाँ, तो वर्किंग कैपिटल रिलेटेड डिसीजंस आएंगे, उसमें हम कई तरीके के मैनेजमेंट देखेंगे, रिसीवेबल मैनेजमेंट, डेटर्स मैनेजमेंट और क्रेडिटर्स मैनेजमेंट एंड ऑल दिस थिंग्स, कैश मैनेजमेंट। ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। और अभी हमने क्या किया, फंड कलेक्ट किया। ओके, अभी हमने क्या किया, फंड कलेक्ट किया, फिर हमने क्या किया, उसका यूटिलाइजेशन किया, इफेक्टिवली हमने यूटिलाइजेशन किया, ठीक है। और उसका जो भी हम यूटिलाइजेशन कर रहे हैं उसके बाद में हमें इनकम जनरेट होगी, तो फिर जो भी वो शेयर होल्डर होंगे वो क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि हमें डिविडेंड भी दे दीजिए। अभी यहाँ पे डिविडेंड है, वो तो हमारी एक तरह की कॉस्ट ही है, तो फिर यहां डिविडेंड का अलग से चैप्टर क्यों दिया है? डिविडेंड का अलग से चैप्टर इसलिए दिया है, ये है डिविडेंड डिसीजंस, मतलब कि डिविडेंड देना है या नहीं देना है। क्यों भाई, ऐसा क्यों? आपको बहुत सारा अर्निंग हुआ है, आपने लोगों के पास फंड कलेक्ट किया, फिर उसको इफेक्टिवली आपके बिजनेस में इन्वेस्ट भी किया, आपने बहुत सारा प्रॉफिट अर्न कर लिया, तो फिर डिविडेंड तो देना मांगता है ना। हाँ, बट अभी क्या होगा, डिविडेंड देना या नहीं देना, वो जो डिसीजन है वो हम इस चैप्टर में लेंगे। क्योंकि कई बार क्या होता है कि डिविडेंड आप देंगे तो शेयर होल्डर को डिविडेंड मिल जाएगा, बट कभी कभार शेयर होल्डर ऐसा भी चाहते हैं कि हमारी जो कंपनी है उसमें जो रेगुलर रिटर्न है, मतलब अगर वो शेयर होल्डर नॉर्मल मार्केट में कोई रिटर्न इन्वेस्ट करेंगे, ओके, उससे ज्यादा तो हमारी कंपनी री इन्वेस्ट करके रिटर्न अर्न कर सकती है। तो फिर शेयर होल्डर क्या बोलेंगे, डिविडेंड नहीं चाहिए, आप ऐसा करो वो डिविडेंड को रीइन्वेस्ट कर दीजिए और आपका बिजनेस बढ़ाइए। क्योंकि आपका जो बिजनेस बढ़ेगा, आपकी जो वेल्थ बढ़ेगी, तो इक्विटी शेयर की भी वेल्थ बढ़ जाएगी, ठीक है। तो इस हिसाब से डिविडेंड देना या ना देना, डिविडेंड पे करना या ना करना, वो डिसीजंस हम ये चैप्टर में लेंगे। और लास्ट में ये जो रिस्क एनालिसिस एंड कैपिटल बजटिंग है, वो चैप्टर नंबर 7 कैपिटल बजटिंग है। कैपिटल बजटिंग में क्या होता है, इन्वेस्टमेंट में हम रिस्क कंसीडर नहीं करते, बट यहां पे रिस्क एनालिसिस एंड कैपिटल बजटिंग में वो जो है हम रिस्क देख के इन्वेस्ट करेंगे, तो ये रिस्क पर्सपेक्टिव थोड़ा डिफरेंट है। ओके, अभी ये दो चैप्टर न्यू सिलेबस में नए हैं, बाकी के सारे तो ओल्ड सिलेबस में आते ही थे एज इट इज। ओके, बाकी ओल्ड सिलेबस में भी कई सारे चैप्टर थे, 2-3 वो निकाल दिए गए, फंड फ्लो, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, बिकॉज ऑलरेडी यू स्टडीड इन फाउंडेशन लेवल, राइट। ओके, मतलब कैश फ्लो नहीं, फंड फ्लो नहीं, बट वो टाइम वैल्यू ऑफ मनी तो आप स्टडी करके आए हो फाउंडेशन लेवल पे। तो एज आई सेड, हाँ, अभी रेशियो क्या हुआ सर, ये तो बाकी रह गया। अभी रेशियो एनालिसिस क्या करना है आपको, फिर एनालिसिस तो करना पड़ता है ना कि हमने जो भी प्रॉफिट अर्न किया वो ठीक से अर्न किया या नहीं किया, हमारी फर्म दूसरी फर्म से कंपैरिजन में कितनी अच्छी है, हमारी खुद की फर्म इंटर फर्म कंपैरिजन तो करेंगे दूसरी फर्म के साथ, इंट्रा फर्म कंपैरिजन भी करेंगे, पास में हमने कितना अर्न किया था, पास में हमारा जो रेशियो था वो कितना था और अब कितना है, तो वो भी फाइनेंस मैनेजर को ही देखना पड़ता है ना। हाँ, मूवमेंट, तो इसके लिए हम रेशियो एनालिसिस करेंगे। Are you getting this? Okay. In ratio analysis, we used to find out various kinds of ratios. Okay, we'll see to it in ratio analysis. But ये आपका जो पूरा सिलेबस है वो लॉजिकली सेट किया गया है, एंड दैट इज रियली वेरी नाइस। चलिए, तो पहले हम क्या करते हैं कि सबसे पहले हमारा जो ऑर्डर है, पहले हमें क्या करना है भाई, बेसिक्स एफएम कर लो, बेसिक्स थियरी कर लो, सोर्स कितने तरह के सोर्स है वो भी देख लीजिए। अभी हम फंड कलेक्ट करने जाएंगे तो बोलेंगे चलो इक्विटी तेरी कॉस्ट क्या है भाई, प्रेफरेंस तेरी कॉस्ट क्या है, डिवेंचर तेरी कॉस्ट क्या है, तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल हम फाइंड करेंगे। क्योंकि कॉस्ट ऑफ कैपिटल फाइंड करने के बाद हमें पता चलेगा कि हमने जो भी फंड कलेक्ट किया है, जितना भी फंड कलेक्ट किया है, उसकी कॉस्ट क्या है, पर फंड कॉस्ट क्या है और ओवरऑल कॉस्ट क्या है, जिसको बोलते हैं हम ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल और WACC, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, वो भी इसमें आएगा। और ये हम कॉस्ट क्यों कैलकुलेट करते हैं, मुझे पता चले ना कि मैं जो रिटर्न अर्न कर रहा हूं, समझिए, मैं जो प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर रहा हूं वो प्रोजेक्ट में मुझे 15% अर्न हो रहे हैं, माई अर्निंग इज 15%,
तो मेरी कॉस्ट है, ओवरऑल कॉस्ट है, वो 15 से कम ही होनी चाहिए, राइट? ओके, चलिए, तो ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे आ जाइए। फ्यूचर कैश फ्लो, फंड फ्लो कैश फ्लो नहीं आता है, फ्यूचर कैश फ्लो तो वो कैपिटल बजटिंग है, उसमें ही आता है। ओके, कैश फ्लो तो एनीवे ग्रुप 1 में हमें कवर अप हो गया है, माइनर कंसेप्ट है, बस सम नहीं आते। हाँ, ओल्ड सिलेबस में कैश फ्लो फंड फ्लो आता था, बट यहाँ पे कैश फ्लो फंड फ्लो नहीं पूछते, आता ही नहीं, सिलेबस में नहीं दिया है, ठीक है। कैश फ्लो का माइनर कंसेप्ट है, बट एनीवे यू हैव स्टडीड दैट इन ग्रुप 1 कैश फ्लो, तो दैट वी वेरी वेल नो, राइट? और फंड फ्लो नहीं आता है, नहीं। और फ्यूचर कैश फ्लो वाला जो ऑप्शन है, फ्यूचर कैश फ्लो, ये बोल रहे हो फ्यूचर या फंड फ्लो, वो तो कैपिटल बजटिंग में आता था, फ्यूचर कैश फ्लो। चलिए, तो क्या है ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल? थोड़ा इंट्रो दे दिया मैंने, अभी हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल को बिगिन करेंगे। चलिए, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, तो जो भी आपको फंड कलेक्ट करने हैं, जो भी आपको, कैपिटल माने नॉट ओनली शेयर कैपिटल, बट अभी यहां पे कैपिटल का मतलब क्या है, जो भी आप फंड कलेक्ट कर रहे हो, ओके, उसकी कॉस्ट। कॉस्ट इज इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन इन स्ट्रक्चर। तो अभी आप नेक्स्ट चैप्टर का क्या करेंगे हम, कैपिटल स्ट्रक्चर के कौन सा स्ट्रक्चर रखना है, मतलब सिर्फ मुझे इक्विटी ही रखना है, या फिर इक्विटी प्रेफरेंस मिक्स करना है, या फिर इक्विटी प्रेफरेंस डिबेंचर मिक्स करना है, या फिर इक्विटी प्रेफरेंस डिबेंचर लोन मिक्स करना है, तो कौन सा स्ट्रक्चर रखना है, उसके लिए 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर है। क्या है? 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर। कॉस्ट, कॉस्ट मतलब कॉस्ट कितनी होगी, सारे के सारे जो स्ट्रक्चर है उसकी कॉस्ट कितनी होगी, रिस्क, कॉस्ट, रिस्क, कंट्रोल, ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर बाद में कई सारे और भी ऑप्शंस, और भी फैक्टर्स आते हैं। फैक्टर, द मोस्ट इंपॉर्टेंट 3 फैक्टर डिटरमिनिंग द कैपिटल स्ट्रक्चर, द मोस्ट 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर which is determining the factors of capital structure। कौन सा कैपिटल स्ट्रक्चर हम चूज करेंगे, वो ये 3 फैक्टर पर डिपेंड होता है। कॉस्ट, कॉस्ट, कंट्रोल एंड ओनरशिप। ओके, ये 3 के अलावा भी कई सारे फैक्टर्स है, बट वो हम कैपिटल स्ट्रक्चर में देखेंगे। इट इज ऑब्वियस दैट बिजनेस शुड एटलीस्ट कैपेबल ऑफ अर्निंग थ्रू रेवेन्यू टू मीट कॉस्ट। तो इतनी तो रेवेन्यू होनी ही चाहिए कि आपकी कॉस्ट कवर अप हो सके, और अगर आपकी रेवेन्यू कॉस्ट कवर अप हो इतनी नहीं कर रहे, देन यू आर रनिंग इन लॉसेस, राइट? तो जो भी हम कलेक्ट करेंगे, चाहे वो डेट हो, प्रेफरेंस कैपिटल हो, या फिर इक्विटी हो, एनीवे यू आर सपोज टू इनकर व्हाट। अभी देखिए, डिविडेंड आपको इक्विटी या प्रेफरेंस में क्या करना पड़ेगा पे, डिविडेंड। डेट के लिए क्या पे करना पड़ेगा, इंटरेस्ट। तो एनीवे वो जो भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं आपके पास, वो है कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ओके, इन शॉर्ट कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज नथिंग बट द मिनिमम रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न विच प्रोजेक्ट मस्ट अर्न। तो मिनिमम इतना रिटर्न तो चाहिए ही चाहिए। आप जो भी फंड कलेक्ट करे और वो जहां भी इन्वेस्ट करे, मिनिमम उतना ही तो आपको इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा। ओके, moreover acceptance or rejection of investment decision will be depending upon cost of capital। तो say for example आपका cost of capital है 12%, आपका cost of capital है 12%। तो anyway your return on investment or rate of return should be more than or equal to 12%, तो ही आप वो प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो फिर जब भी हम कैपिटल बजटिंग में इन्वेस्टमेंट डिसीजन करेंगे, तो वहां पे हम ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल का कंसीडरेशंस कंसीडर करेंगे। यस, ओके। अभी ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो चैप्टर है वो कहां इंपॉर्टेंट है, तो कैपिटल बजटिंग अभी बोला मैंने, कैपिटल स्ट्रक्चर कौन सा स्ट्रक्चर सेलेक्ट करना है, वर्किंग कैपिटल पॉलिसी, यस, सोर्स ऑफ फाइनेंस, अभी जो भी सोर्स ऑफ फाइनेंस है सारे के सारे का, जो भी सोर्सेज ऑफ फाइनेंस है उसको कंपेयर करने के लिए, ओके, और फाइनेंशियल एफिशिएंसी इवेल्युएट करने के लिए टॉप मैनेजमेंट यूज कर सकते हैं। तो ये सारे इंपॉर्टेंस है, यहां पे यूज कर सकते हैं हम। ओके, अभी
कॉस्ट ऑफ कैपिटल हैज फॉलोइंग टू एस्पेक्ट, एक्सप्लिसिट कॉस्ट एंड इम्प्लिसिट कॉस्ट। ये क्या है सर? एक्सप्लिसिट कॉस्ट, ये जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वही हमारा डिस्काउंट फैक्टर बनता है। यस, कैपिटल बजटिंग में आप देखोगे कि हम जो भी डिस्काउंट फैक्टर कंसीडर कर रहे हैं वो डिस्काउंट फैक्टर इज नथिंग बट दिस कॉस्ट ऑफ कैपिटल ओनली। तो इट इज अ डिस्काउंट रेट विच इक्वेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो and present value of cash outflow. It arises when funds are raised. It is useful for making capital budgeting decision. Okay, तो जो भी कैपिटल बजटिंग डिसीजन के लिए कॉस्ट ऑफ कैपिटल का जो परसेंटेज है वही हम डिस्काउंट फैक्टर के तौर पे यहाँ पे कंसिडर करेंगे। और इम्प्लिसिट इज नथिंग बट द रेट ऑफ रिटर्न विच विल बी फॉरगोन इन प्रोजेक्ट प्रेजेंट। इम्प्लिसिट मतलब क्या है कि वो लाइक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। क्या? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, कि हम ये ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे तो दूसरा ऑप्शन हम स्किप करेंगे, ठीक है, क्योंकि यू कैन चूज एनी वन ऑप्शन। तो जब भी एक ऑप्शन आप सेलेक्ट करेंगे तो दूसरा आप रिजेक्ट करोगे, तो जो दूसरा रिजेक्ट कर रहे हो ओके, उसका जो बेनिफिट आप फर्गो कर रहे हो, हाँ, तो वही हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कंसीडर होगी। अभी जो भी कॉस्ट है प्रैक्टिकली, ये जो चैप्टर है वो आपको प्रैक्टिकल में पूछते हैं। मैंने आपको पहले ही ये मार्क्स वगैरह का सारा सिस्टम समझा दिया था कि कैसे ये लोग पूछते हैं, ठीक है, हाँ समझा दिया था, राइट। तो अभी क्या होगा कि यहां पे ये जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, कैपिटल स्ट्रक्चर, रिस्क लेवरेज, ये सारे के सारे जो चैप्टर्स है यू कैन एनकैश 100% आप एनकैश कर सकते हो, ऐसे सारे चैप्टर्स है। और ड्यू टू दिस काइंड ऑफ चैप्टर्स एफएम इतना स्कोरिंग हो जाता है, इवन इफ 40 मार्क्स का इकोनॉमिक्स है और 60 मार्क्स का एफएम है, फिर भी आप आउट ऑफ 60 यू कैन स्कोर मोर देन 50 इजीली। बट प्रोवाइडेड मेरे मटेरियल के जितने सारे क्वेश्चंस मैं आपको दे रहा हूं आपको करने ही है, एक क्वेश्चन भी स्किप नहीं करना है। कई सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, तो भाई क्वेश्चन 1 में भी प्रैक्टिकल आता है, फिर 2, 3, 4, 5, 6 उसमें से हमें कोई 5 क्वेश्चन से सिलेक्ट करने होते हैं, बराबर। तो क्वेश्चन 1 में 20 मार्क्स आता है और बाकी के सारे जो क्वेश्चन है उसमें से हमें 4 क्वेश्चन सिलेक्ट करने होते हैं। तो एक क्वेश्चन ऑप्शन में निकलता है तो स्टूडेंट सोचते चलिए ये बेसिक और सोर्स ऑफ फाइनेंस जो प्योरली थियरी चैप्टर्स है वो हम स्किप कर देते हैं। तो ऐसा मत करना, ऐसा नहीं करना है हमें, क्योंकि जब भी आपको कोई एक प्रैक्टिकल सम में डिफिकल्टी होगी तो आपके पास ऑप्शन ही नहीं रहेगा। ओके, आई डोंट मीन टू से कि थियरी अटेम्प्ट करो, बट थियरी बैकअप के लिए करके तो जाओ। अटेम्प्ट करना नहीं करना है वो पेपर में देख लेना। अगर आपको सारे के सारे प्रैक्टिकल 60 मार्क्स में आते हैं, अच्छे से आते हैं, देन यू कैन कीप थियरी इन ऑप्शन। बट अभी कभी कभार ऐसा होता है कि एक ऐसा क्वेश्चन आ गया जो आपको आता ही नहीं है, और देन यू नीड नॉट टू टेक रिस्क, राइट। देन वी शुड गो फॉर थियरी एंड एट दैट टाइम थियरी विल बी हेल्पफुल टू यू। और थियरी इतनी डिफिकल्ट नहीं आती है, बहुत अच्छी है थियरी, और आप थियरी करोगे ना तो उससे आपका जो प्रैक्टिकल बेस है वो भी स्ट्रांग हो जाएगा, ठीक है। तो थियरी को इग्नोर मत करना। कई सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि शॉर्टकट लेते हैं, भाई इकोनॉमिक्स तो ठीक है, उसमें भी 10-15 मार्क्स का प्रैक्टिकल आ जाता है, 10-15 मार्क्स का प्रैक्टिकल आ जाता है, और यहाँ पे 50 एनीवे प्रैक्टिकल है ही। तो फिर ऐसे जोड़ के आप समहाउ मैनेज कर लेते हो, तो ऐसा नहीं करना है, बिकॉज दिस इज रियली वेरी स्कोरिंग सब्जेक्ट। और जो सेकेंड ग्रुप का जो आपको एग्रीगेट प्रॉब्लम है वो एडवांस अकाउंट और एफएमई को आपको श्योरली हेल्प कर सकता है। और पीपल हैव स्कोर्ड 80+, 890+ इन दिस सब्जेक्ट, ओके, फ्रॉम आवर स्टूडेंट ऑल्सो दे स्कोर्ड वेल इन दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट, 80+ भी आए थे, राइट। तो इजी है, इतना डिफिकल्ट नहीं है, बट जितने भी सारे सम्स में होमवर्क में देता हूं आपको करने ही है, ओके। हमारा जो मटेरियल है उसका एक क्वेश्चन आपको स्किप नहीं करना है, ओके। चलिए तो ये जो हम प्रैक्टिकल करेंगे
हाँ, यहां पे सिग्निफिकेंस देख लेते हैं पहले। आज थोड़ी थ्योरी ज्यादा करेंगे, फिर हम प्रैक्टिकल में आते हैं। पहले समझ लीजिए। तो सिग्निफिकेंस ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या है? तो जो भी आपका डिसीजन है, ओके, इन्वेस्टमेंट डिसीजन आगे आया था वही है कि जो भी आपको कैपिटल बजटिंग में फ्यूचर कैश फ्लो को डिस्काउंट करना रहता है, हाँ, तो वो डिस्काउंट कैसे करेंगे? हम कॉस्ट से करेंगे। फिर जो भी आपके फाइनेंस डिसीजन है, फाइनेंस लेना या नहीं लेना, सोर्स क्या रखेंगे, ओके, तो वो भी डिपेंड किस पे होता है? सोर्स ऑफ फाइनेंस, वो भी डिपेंड किस पे होता है? हियर सिंपली कंपेयर द कॉस्ट एंड चूज द सोर्स विच हैज अ लोअर कॉस्ट, ओके। देन आफ्टर क्रेडिट पॉलिसी, अभी आप देखेंगे कि आगे क्रेडिट पॉलिसी को लेके क्वेश्चंस आएंगे वर्किंग कैपिटल में, ओके। क्रेडिट पॉलिसी माने आप देख लीजिए कि भाई आपको क्रेडिट पीरियड अलाउ करना है डेटर को, तो आप बोलते हैं ऑप्शन है 30 डेज क्रेडिट अलाउ करें तो क्या होगा, फिर आप 45 डेज अलाउ करें तो क्या होगा, 60 डेज, 75 डेज, 90 डेज। तो जब आप पीरियड बढ़ाओगे तो सेल्स ज्यादा बढ़ेगा, अर्न ज्यादा हो गया, बट उसमें आपको आपका जो फंड है वो डेटर में चॉकअप हो जाएगा, ओके। तो वो फंड जितना भी डेटर में चॉकअप होता है, ठीक है, उसका जो रिटर्न होता है, वो जो परसेंटेज हम कंपेयर करते हैं वो कॉस्ट ऑफ कैपिटल ही होता है। तो वो कॉस्ट ऑफ कैपिटल से हम कंपेयर करते हैं, वहां पे आएगा तब बताऊंगा आपको, ठीक है। चलिए अभी क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाइए। कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ डेट। तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं कि जो डेट है उसका हम कैलकुलेशन कैसे करेंगे, ओके। कॉस्ट ऑफ डेट का कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे। चलिए डिबेंचर देख लेते हैं। आप डिबेंचर इश्यू किया, तो ये जो एक पहले आप एक याद रख लीजिए, कॉस्ट ऑफ डेट में कोई भी तरह का डेट आ सकता है, या फिर लोन हो, डेट हो, बोरोइंग हो, कुछ भी, ओके। और दूसरा याद आपको ये रखना है कि जो भी आप डेट जनरेट कर रहे हैं उसमें आप जो भी इंटरेस्ट पे करेंगे वो इंटरेस्ट टैक्स सेविंग होगा। कैसे टैक्स सेविंग होगा? क्योंकि वो इंटरेस्ट हम एक्सपेंस के वी कैन कंसिडर दैट एज एन एक्सपेंस डिडक्टिबल फ्रॉम रेवेन्यू फॉर द पर्पज ऑफ इनकम टैक्स, ओके। so that is tax deductible expenditure. जबकि डिविडेंड में डिविडेंड विल बी डिसअलाउड while calculating the tax, तो वो एक्सपेंस के तौर पे माइनस नहीं होगा, ठीक है। तो यहां पे जो डेट है, से फॉर एग्जांपल अब डिबेंचर का एग्जांपल ले लेते हैं। डिबेंचर दो तरह के होते हैं, रिडीमेबल डिबेंचर्स, इरिडीमेबल डिबेंचर्स। सर ये रिडीमेबल इरिडीमेबल क्या है? व्हेन वी टॉक अबाउट इरिडीमेबल डिबेंचर्स, इरिडीमेबल मतलब आपको रीपे नहीं करना है, मतलब रीपे नहीं करना मतलब रख लेना है, नहीं ऐसा नहीं, बट कोई फिक्स मैच्योरिटी नहीं है कि भाई 10 साल के बाद आपको वापस करना है, 15 इयर्स के बाद आपको वापस करना है, ऐसा कुछ नहीं है, ओके। जब तक है जान तब तक आपको फंड वापस नहीं करना है। जान मतलब क्या? कंपनी जब तक चल रही है, कंपनी का जो अस्तित्व है, कंपनी जब तक लिक्विडेशन में नहीं जाती है, ओके, वाइंड अप नहीं हो रही है, तब तक आप फंड यूज करो, कोई वापस देने की झंझट ही नहीं है, उसको बोलते हैं इरिडीमेबल। और कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल डिबेंचर्स मतलब, रिडीमेबल डिबेंचर्स मतलब जो आपको फिक्स मैच्योरिटी में वापस देने हैं। लाइक आपने डिबेंचर इश्यू किए 10 इयर्स के लिए, तो क्या होगा, डिबेंचर होल्डर क्या बोलेंगे, चलो 10 इयर्स खत्म हो गए, चलो हमारा फंड वापस दे दो हमें। तो वो आपको 10 इयर्स के बाद एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी वी आर सपोज टू रीपे देम बैक, तो उसको बोलते हैं रिडीमेबल। इवन प्रेफरेंस शेयर में भी ऐसा होता है, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, ओके। तो हमने देखा ग्रुप 1 में रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, यस, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, ओके। रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, तो डिबेंचर का भी चैप्टर देखा, प्रेफरेंस का भी चैप्टर देखा ग्रुप 1 में, यस, ओके। चलिए, तो कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ डेट, तो केडी क्या होगा? अभी यहां पे लॉजिकली देखिए कॉस्ट ऑफ डेट, ये कॉस्ट में के क्यों करते हैं पता नहीं, बट कॉस्ट में के आता है
ओके, तो यहां पे क्या होता है, चलिए देखिए, समझो मैंने आपके पास से 1 लाख का फंड लिया, कितना, 1 लाख का, और आप बोलते हैं चलो मुझे 10% रिटर्न चाहिए ही, मतलब मैं 10,000 का आपको इंटरेस्ट दूंगा, बराबर बराबर। अभी ये 10,000 का जो इंटरेस्ट है, समझिए सोचिए, 10,000 का इंटरेस्ट है, वो मैं कहां डेबिट करूंगा, पीएनएल में। ओके, तो 10,000 पीएनएल में डेबिट करने से मेरा प्रॉफिट 10,000 का रिड्यूस हुआ। चलिए अभी टैक्स रेट 30% एज्यूम कर लेते हैं, तो इससे मेरा 10,000 का प्रॉफिट रिड्यूस हो गया। हाँ, तो इससे क्या हुआ, मुझे 30% का टैक्स सेविंग हुआ। क्या हुआ, 30% का टैक्स सेविंग। अगर मैंने ये 1 लाख का डिबेंचर ना लेके इक्विटी शेयर लिया होता और मैंने 10,000 डिविडेंड दिया होता, तो फिर मुझे 3,000 टैक्स ज्यादा भरना रहता है। क्यों? क्योंकि वो जो डिविडेंड है यहां पे टैक्स डिडक्टिबल नहीं है, तो फिर मेरा प्रॉफिट 10,000 ज्यादा आएगा, इसीलिए मुझे 10,000 पे ज्यादा टैक्स भरना पड़ेगा। और ड्यू टू दिस डिबेंचर इंटरेस्ट मुझे 30% का टैक्स सेव होगा। तो मैं क्या बोलूंगा कि मेरा जो इंटरेस्ट है वो आफ्टर टैक्स कितना हुआ, उतना ही मेरा नेट एक्सपेंस हुआ, क्योंकि 10,000 मैंने इंटरेस्ट का जो एक्सपेंस किया, वो 10,000 में से मुझे 30% का तो टैक्स सेविंग हो गया। तो फिर क्या होगा कि वो जो 10,000 है उसमें से 3,000 का टैक्स सेविंग हो गया, तो मेरा जो नेट इंटरेस्ट, नेट आउटफ्लो है वो क्या हो रहा है, 7,000। और मुझे इनफ्लो क्या हो रहा है, ये 7,000 की कॉस्ट के लिए मुझे इनफ्लो कितना हुआ, 1 लाख, उसको बोलते हैं हम नेट प्रॉफिट्स। यहां पे इंटरेस्ट है, वेयर आई इज नथिंग बट इंटरेस्ट 1 माइनस टैक्स। ये 1 माइनस टैक्स क्यों करते हैं, नेट ऑफ टैक्स, मतलब टैक्स का जो सेविंग है वो हम बात कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, और फिर बाद में जो आता है वो आता है इंटरेस्ट 1 माइनस टैक्स आफ्टर टैक्स। ओके, और ये जो नेट प्रोसीड्स है वो क्या है, कितना फंड आप जनरेट कर रहे हो, मतलब इनफ्लो कितना हुआ, मतलब 1 लाख का फंड इश्यू किया आपने, 1 लाख का डिबेंचर इश्यू किया, बराबर। अभी वो प्रीमियम में इश्यू करेंगे तो उतना फंड ज्यादा मिलेगा। समझो आपने प्रीमियम इश्यू किया 5%, तो आपको 5,000 का फंड ज्यादा मिलेगा, तो हम दे देंगे भाई नेट इनफ्लो कितना हुआ, 1,05,000। आप बोलोगे नहीं 5% डिस्काउंट में इश्यू किया है, 5% डिस्काउंट में इश्यू किया है, तो आपको फंड इतना कम मिलेगा, 95,000 हो जाएगा। ओके, तो हम ये नेट प्रोसीड्स में क्या करेंगे, ये जो पार वैल्यू है, पार वैल्यू, उसमें हम प्रीमियम ऐड करेंगे, डिस्काउंट माइनस करेंगे और फ्लोटेशन कॉस्ट माइनस करेंगे। सर ये फ्लोटेशन कॉस्ट क्या है, ये फ्लोटेशन कॉस्ट क्या है, तो भाई फ्लोटेशन कॉस्ट मतलब कॉस्ट रिलेटेड टू इश्यू। अभी आप डिबेंचर इश्यू करने जाओगे तो फिर इश्यू के लिए थोड़ी कॉस्ट तो आपको इनकोर करनी पड़ेगी, अंडरराइटिंग कमीशन और जो भी आपको इश्यू रिलेटेड एक्सपेंसेस है, इश्यू रिलेटेड एक्सपेंसेस। ओके, फ्लोटेशन कॉस्ट माने जो भी आपके इश्यू रिलेटेड एक्सपेंसेस है वो आपको इनकर करने पड़ेंगे। ओके, आर यू गेटिंग दिस, ये लॉजिकली समझ में आ रहा है सब कुछ। ओके, आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट कि आपको पहले लॉजिक दे दूं, फिर बाद में हम दिस इज प्योरली अ फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर, इफ आई से दिस इज अ फॉर्मूला यू जस्ट मग अप एंड यू डू, इट विल बी डन, बट हमें ऐसा नहीं करना है, ठीक है। जस्ट डू नॉट मग अप दी फॉर्मूलास, जो भी दिया है उसको अंडरस्टैंड कीजिए, क्यों ये फॉर्मूला बना है उसको आप अंडरस्टैंड कीजिए, कंसेप्ट समझिए, फिर बाद में तो फॉर्मूला आने वाला ही है, बट फॉर्मूला मगअप करने से बेहतर है लॉजिकली अंडरस्टैंड कीजिए, तो फिर आपको मगअप करने की कोई जरूरत ही नहीं होगी, ठीक है। तो इन शॉर्ट क्या करेंगे हम कि आपने मुझे फंड दिया, कितना दिया, पार वैल्यू प्लस प्रीमियम माइनस डिस्काउंट, और उस ये फंड इश्यू करने के लिए, ये फंड जनरेट करने के लिए मैंने जो भी कॉस्ट इनकर की, फ्लोटेशन कॉस्ट, वो माइनस करूंगा, तो मेरे हाथ में नेट कितनी अमाउंट आई, मेरे हाथ में
मैंने ये जो भी फंड कलेक्ट किया, मेरे हाथ में कितनी अमाउंट आई, उसको बोलते हैं हम नेट प्रोसीड। ठीक है, और ये जो अमाउंट मेरे हाथ में आई है, ठीक है, उसका मुझे आपको कॉस्ट कितना इनकर करना पड़ेगा, उसका मुझे आपको कॉस्ट कितना इनकर करना पड़ेगा। तो वो कॉस्ट होगी इंटरेस्ट, और वो जो इंटरेस्ट है वो भी टैक्स डिडक्टिबल है, तो फिर उसमें 1 माइनस टैक्स। कभी ऐसा भी पूछेंगे बिफोर टैक्स, तो 1 माइनस टी नहीं करना है। कभी ऐसा भी पूछेंगे भाई कॉस्ट ऑफ डेट बिफोर टैक्स, डिफॉल्ट तो हम क्या करेंगे, कॉस्ट ऑफ डेट आफ्टर टैक्स ही होगा। बट कभी कभी स्पेसिफिकली ऐसा पूछ सकते हैं आपको बिफोर टैक्स, तो 1 माइनस टी माइनस नहीं करेंगे, मतलब 1 माइनस टी मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। ओके, तो यहां पे फॉर्मूला विल बी वेरी मच सिंपल, क्या, इंटरेस्ट 1 माइनस टी डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड्स इनटू 100। इज दैट क्लियर? ओके ओके, नेट प्रोसीड्स कितना कैसे आएगा, पार वैल्यू प्लस प्रीमियम माइनस डिस्काउंट माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट। इज दैट क्लियर? ओके, चलिए एक प्रैक्टिकल करते हैं, फिर बाद में आपको पता चल जाएगा कि ये हम क्या कर रहे हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 में आ जाइए, क्लास वर्क। अभी क्लास वर्क होम असाइनमेंट, क्लास वर्क होम असाइनमेंट में कई लाइक एडवांस अकाउंट में तो मेजॉरिटी ऑफ द चैप्टर में मैंने ऐसे ही बाइफरकेट किया है, क्लास वर्क होम असाइनमेंट। ओके, एफएम मैंने शुरुआत तो की थी, बट 2-3 चैप्टर में मैंने वो बाइफरकेशन किया है, फिर बाद में मैंने बाइफरकेशन नहीं किया है। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि भाई 1-2 चैप्टर में ही होम असाइनमेंट आ रहा है, बाकी के नहीं आ रहा है, क्योंकि बाकी का जो होम असाइनमेंट है वो क्लास वर्क में मिक्स है, तो फिर इन बिटवीन आ जाएगा। यू डोंट वरी फॉर दैट, ओके, क्योंकि इतने सम दिए हैं, आप चेक कर सकते हो। कभी स्टूडेंट बोलते हैं मॉड्यूल में, आप एक बार मॉड्यूल देख लीजिए, आप एक बार मॉड्यूल देख लीजिए इंस्टीट्यूट का, मॉड्यूल से 3 गुना, ओके, 2 या 3 टाइम्स तो हो गए ही सम्स, और मॉड्यूल के सारे सम्स कवर अप हो जाएंगे। क्योंकि क्या है, ओल्ड सिलेबस के जो पास्ट एग्जाम क्वेश्चंस है और ओल्ड एग्जाम क्वेश्चंस है, और वो सारे के सारे क्वेश्चन मैंने कवर अप किए, आरटीपी के क्वेश्चन कवर अप किए, और कई बार एग्जाम में वो रिपीट भी होते हैं। ओके, तो इस हिसाब से एक बार आपने मेरा मटेरियल कर लिया, तो फिर आपको सिर्फ एक ही एक्स्ट्रा रेफर करना है, और वो है आपकी जो भी अटेम्प्ट है, वो अटेम्प्ट का आरटीपी, बस वो अटेम्प्ट का आरटीपी, और वो अटेम्प्ट का जो भी एमटीपी इश्यू करते हैं वही बस, और वो भी रिस्पेक्टिव टेस्ट में तो हम कवर अप कर ही लेंगे। ओके, चलिए एग्जाम्पल नंबर 1 करते हैं। कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ डेट फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। कॉस्ट ऑफ डेट फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। अभी देख लीजिए कि हम यहां पे जो भी कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे, ओके, पहले हमें देखना है कि रिडीमेबल है या इरिडीमेबल। चलिए इरिडीमेबल है, स्मॉल फॉर्मूला आएगी। फिर यहां पे देखना है, अभी आप क्या कर सकते हो, देखिए जो भी हमें कॉस्ट दी होगी वो या तो फिर टोटल दी होगी कि भाई टोटल फंड हमने इतना कलेक्ट किया, और टोटल आपको इतना इंटरेस्ट पे करना है, तो फुल अमाउंट पे हम कैलकुलेशन कर सकते हैं, या फिर आप पर डिबेंचर भी कैलकुलेट कर सकते हैं। पर डिबेंचर फेस वैल्यू 100 है, पर डिबेंचर इंटरेस्ट इतना है, जो करना है तो फुल अमाउंट में करना है, पूरा का पूरा सारा का सारा फिगर्स, या फिर पर डिबेंचर करना है। आंसर विल रिमेन सेम, चॉइस इज योर्स, वेदर यू वुड लाइक टू गो फॉर फुल अमाउंट, वेदर यू वुड लाइक टू गो फॉर फुल अमाउंट, और वेदर यू वुड लाइक टू गो फॉर पर डिबेंचर अमाउंट, दैट इज योर चॉइस कंप्लीटली। ओके, कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ डेट इन 4 सिचुएशन डिफरेंटली। चलिए सिचुएशन कोई भी हो देख लीजिए, आपको कैसे पता चलेगा रिडीमेबल है या इरिडीमेबल। अगर इरिडीमेबल होगा तो उसमें देखिए 5 इयर्स के बाद रिडीम करने हैं, 10 इयर्स के बाद रिडीम करने हैं, ऐसा कुछ तो इयर्स दिया गया होगा क्वेश्चन में। अभी यहां देखिए सिचुएशन 1, एक्स लिमिटेड इश्यूज ₹50,000 8% डिबेंचर एट पार, टैक्स रेट एप्लीकेबल टू कंपनीज 50%। तो यहाँ पे कुछ इयर्स, कितने साल में वापस देना है, ऐसा कुछ दिया है, नहीं दिया है, मतलब ये है इरिडीमेबल डिबेंचर। ओके, और जब भी इरिडीमेबल डेट आया तो उसकी फॉर्मूला होगी KD,
I अपॉन NP इंटू 100, और यहां पे वायर करके हम लिख देंगे, I इज नथिंग बट इंटरेस्ट 1 माइनस टैक्स. ओके, इंटरेस्ट दैट इज नथिंग बट इंटरेस्ट आफ्टर टैक्स, इंटरेस्ट आफ्टर टैक्स. ओके, और नेट प्रोसीड्स इज नथिंग बट पार वैल्यू, जो भी डिबेंचर है 100 व्हाटएवर पार वैल्यू. ओके, प्लस प्रीमियम माइनस डिस्काउंट इफ एनी और माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट इफ एनी. तो ये फॉर्मूला है जो हमने पहले से ही लिख दी. अभी हम सिचुएशन 1 करेंगे. सिचुएशन 1 में क्या होगा, 50,000 एट पार इश्यू किया, 50,000, तो KD I अपॉन NP इंटू 100, वेयर I क्या है, तो I है इंटरेस्ट. एक बात याद रखना, इंटरेस्ट is to be calculated always on face value और par value. इंटरेस्ट हमेशा हम कैलकुलेट करेंगे, इंटरेस्ट हमेशा ही हम कैलकुलेट करेंगे पार वैल्यू या फेस वैल्यू पे, पार वैल्यू या फेस वैल्यू पे. ओके, इश्यू प्राइस पे नहीं. तो 50,000 पार वैल्यू है, उसका 8% इंटरेस्ट है, कितना होगा 4,000. उसमें से टैक्स हम माइनस कर देते हैं 0.50, सॉरी 50% टैक्स तो कहां आता है, इनकम टैक्स को यहां पे मत मिक्स कीजिए. ठीक है, उन्होंने बोला 50% टैक्स है तो है. ओके, नहीं है बट अबे है, एज्यूम करो 2,000. ओके, नेट प्रोसीड क्या आएगी, पार वैल्यू क्या है 50,000. अभी है कुछ सिचुएशन 1 में है कुछ डिस्काउंट, प्रीमियम, फ्लोटेशन, ऐसा कुछ. हाथ पे कितना आएगा, 50,000 डिबेंचर दिए हमने 50,000 के डिबेंचर इश्यू किए. ओके, 50,000 दिया. अभी बोलते प्रीमियम नहीं है, डिस्काउंट नहीं है, फ्लोटेशन कॉस्ट कुछ नहीं है, तो 50 का 50 पूरा मिल गया हमें. ओके, 2,000 डिवाइडेड बाय 50 इंटू 100 क्या आएगा 4%. क्या आएगा 4%. यस, इज इट क्लियर? ओके, क्लियर. अभी देख लीजिए, डायरेक्ट करते हैं हम. एक बात देख लीजिए, जब भी कोई प्रीमियम, डिस्काउंट या फिर फ्लोटेशन नहीं होता है, तो उसका परसेंटेज डायरेक्ट हो जाएगा. डायरेक्ट कैसे, 8% है, हाँ 8% को आप 1 माइनस टी से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4% डायरेक्ट आ गया. तो वैसे ही हमें डायरेक्ट कैलकुलेशन करना हो तो ओके, बट वो कैसे होगा, जब पार वैल्यू से ही हम इश्यू कर रहे हैं, नो प्रीमियम, नो डिस्काउंट, नो फ्लोटेशन को, तो डायरेक्ट कर लो. 8% उसका आधा 4%. ओके, 1 माइनस टी से मल्टीप्लाई कर देंगे. सिचुएशन नंबर 2. अभी इसमें क्या होगा, 50,000 सर आपने बोला था पर डिबेंचर भी ले सकते हैं, इसमें क्या होगा, अभी ये सम है, उसमें आपको पर डिबेंचर कुछ दिया ही नहीं है, हमें टोटली कैलकुलेट करना पड़ेगा. ओके, ऐसा नहीं बोलते चलो कि भाई पर डिबेंचर 100 रुपीज है, पर डिबेंचर 10 रुपीज, ऐसा कुछ दिया नहीं है. ओके, तो यहाँ पे सिर्फ टोटल फिगर ही दिया है, तो लेट इट बी टोटल फिगर. ओके, जब भी पर डिबेंचर वाला क्वेश्चन आएगा आपको दोनों कैलकुलेट करके बताऊंगा कि टोटल ऐसे करते हैं, पर डिबेंचर ऐसे करते हैं, आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा. ओके, सिचुएशन 2. 50,000 8% डिबेंचर एट प्रीमियम 10%, रेट ऑफ टैक्स इज 60. ओके, तो यहां पे हमारी जो फॉर्मूला है वो तो ऐसे ही रहेगी. ओके, इंटरेस्ट क्या है, इंटरेस्ट है 50,000 का 50,000, हमें तो इंटरेस्ट हमेशा फेस वैल्यू पे ही लेना है, प्रीमियम हो या डिस्काउंट हो, क्या फर्क पड़ता है, 4 इंटरेस्ट. ओके, तो 50,000 का 8% है वो है 4,000, और ये जो 4,000 है उसमें हम
टैक्स माइनस करो, 60% टैक्स कहाँ होता है, यहाँ किया दिया है ना, हाँ तो ले लो। नहीं होता है सर, टैक्स में देखा, हाँ टैक्स में भले ही देखा, ये लोग बोलते होता है तो होता है। ओके, तो यहाँ पे आएगा 1600 रुपीज। ओके 1600 रुपीज, इतना क्लियर है, इतना क्लियर है। चलिए यस 1600। अभी क्या होगा नेट प्रोसीड्स, नेट प्रोसीड्स में क्या होगा 50,000 प्लस प्रीमियम बोलते 10%। ओके, तो वो आ जाएगा 5,000। और कुछ दिया है, प्रीमियम होगा तो डिस्काउंट नहीं होगा, नहीं होगा। फ्लोटेशन कॉस्ट कुछ है, नहीं है, नहीं है। तो फिर यहां पे हमें हाथ पे कितना मिलेगा, हाथ पे कितना मिलेगा 55,000। ओके, क्योंकि हमने 50,000 में डिबेंचर इश्यू किए, फेस वैल्यू तो दिया, हमने बोला 10% इश्यू प्राइस इज 10% मोर। ओके, यू नीड टू पे 55,000। ओके, बट आपको इंटरेस्ट तो 50 पे ही मिलेगा, ऐसा क्यों? हमारी कंपनी अच्छी है, हम प्रीमियम में डील करते हैं। ओके, आपको इंटरेस्ट तो फेस वैल्यू पे ही मिलेगा। 1600 डिवाइडेड बाय 55,000। चलिए परसेंटेज काउंट कीजिए क्या होगा। अभी आप डायरेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि यहां पे प्रीमियम है, प्रीमियम है। परसेंटेज क्या होगा 2.90 अथवा 9 और 91, राउंडेड ऑफ करेंगे तो 2.91। क्लियर क्लियर क्लियर। ओके चलो, सिचुएशन नंबर 3, एलिमिनेटेड इश्यूज 50,000 8% डिबेंचर एट 5%। अभी डिस्काउंट आ गया, डिस्काउंट आ गया, डिस्काउंट 50% टैक्स रेट। जब भी आप फॉर्मूला यूज करते हैं एक बात देख लीजिएगा, आपको फॉर्मूला भी लिखना है, वर्ड करके आपको यह भी लिखना है कि फॉर्मूला में जो जो आप टर्मिनोलॉजीज यूज कर रहे हैं वो क्या है, और उसको कैलकुलेट भी। कभी कभार स्टूडेंट कैसे करते हैं कि डी इज इक्वल टू आई एन पी, कुछ लिखना नहीं है। वेयर आई कैसे करते हैं, एनपी कैसे, कुछ लिखना नहीं है, सब कुछ हम कैलसी में कर देंगे, ऐसा नहीं होता है। आपको स्टेप बाय स्टेप प्रेजेंट करना पड़ता है। ओके, क्योंकि आपका जो आंसर होता है सजेस्टेड आंसर, उसमें आप देख लीजिएगा स्टेप बाय स्टेप मार्किंग होते हैं। अगर आपने कोई स्टेप्स स्किप कर दिए ओके तो नहीं चलेगा, मार्क्स कट हो जाएंगे। तो यहां पे हाँ 50,000 8% तो ऐसे ही है, ऐसे ही है, और टैक्स रेट भी है 50%। तो यहाँ पे तो 2,000 आता था पहले, वही है वही है वही है। नेट प्रोसीड्स में क्या होगा 50,000 का जो पार वैल्यू है उसमें 5% डिस्काउंट होगा, 5% डिस्काउंट होगा, 2,500 डिस्काउंट होगा, तो फिर 47,500। बट फिर भी यहां पे तो फेस वैल्यू पे ही इंटरेस्ट आएगा 2,000। ओके, तो केडी क्या होगा, केडी बताइए मुझे। डिस्काउंट आएगा तो बढ़ जाएगा, यस 4.21%, 4.21%। बढ़िया बढ़िया। चलिए अभी लास्ट सिचुएशन कर लेते हैं हम, सिचुएशन नंबर लास्ट। अभी बी लिमिटेड ने क्या किया, 1 लाख इश्यू किया डिबेंचर 9%, डिबेंचर एट प्रीमियम 10% और फ्लोटेशन कॉस्ट 2%। फ्लोटेशन कॉस्ट मतलब इश्यू रिलेटेड कॉस्ट है, क्या है इश्यू रिलेटेड कॉस्ट है 2%। ओके चलिए तो वो देख लेते हैं हम। इंटरेस्ट क्या आएगा 1 लाख, उसका 9%, उसमें से आपको टैक्स माइनस करना है, टैक्स क्या है 60%। ओके 1 माइनस 0.60, तो इंटरेस्ट क्या आएगा, और नेट प्रोसीड्स, नेट प्रोसीड्स में 1 लाख तो है, प्लस 10% प्रीमियम माने 10,000,
माइनस 2% फ्लोटेशन कॉस्ट माने 2000, तो 1,08,000 आएगा हमारा नेट प्रॉफिट। हाथ में कितना आएगा? 1,08,000। और इंटरेस्ट हमें कितना देना होगा? इंटरेस्ट हम देंगे 9,000 और इंटू 0.4 3600। यस, तो अभी केडी क्या आएगा? 3600 डिवाइडेड बाय 1,08,000 इंटू 100। तो cost of debt will be 3.33%। यस, क्लियर है? तो ये है कॉस्ट ऑफ इरिडीमेबल डिवेंचर। हमें रिडीम ही नहीं करना है जब तक है जान, जब तक है जान। ओके, जब तक कंपनी चलेगी, जब तक कंपनी लिक्विडेट नहीं होगी, तब तक हमें कुछ वापस ही नहीं करना है। तो फिर यहां पे स्मॉलर फॉर्मूला ही आएगी। जब तक है जान तब तक स्मॉलर फॉर्मूला ही आएगी। चलिए, यू कैन नोट डाउन दिस थिंग। यस यस, नोट डाउन कर लीजिए। चलिए फटाफट फटाफट फटाफट।
Okay, shall we go ahead then? Now, cost of redeemable डिबेंचर, redeemable. ओके, देखते हैं। ये हमने क्या किया, कॉस्ट ऑफ इरिडीमेबल डिबेंचर कभी वापस ही नहीं कर। ओके, अभी यहां पे कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल डेट, मतलब आपको क्वेश्चन में स्पेसिफिकली मेंशन किया होगा क्या, भाई हम एक्सपेक्ट करते हैं आप 5 इयर्स के बाद हमें रिडीम कर देंगे, 10 इयर्स के बाद हमें रिडीम कर देंगे। ओके ठीक है, चलिए देखते हैं। अभी इसमें क्या होता है देखना, लॉजिकली देखना। यहां पे जो फॉर्मूला थी वो क्या थी, यही फॉर्मूला यूज करेंगे, ये बट उसमें थोड़ा एडिशन आ जाएगा। क्या एडिशन आएगा देखते हैं। अभी फॉर एग्जाम्पल 0 ईयर में राइट नाउ, 0 ईयर में राइट नाउ, ओके, मैंने 1 लाख के डिबेंचर एट पार इश्यू किए, तो जो भी मैं राइट नाउ डिबेंचर इश्यू करता हूं और जो भी फंड मुझे रिसीव होंगे उसको मैं बोलूंगा नेट प्रोसीड। अभी मैंने प्रीमियम से इश्यू किया होगा तो 1 लाख प्लस प्रीमियम, डिस्काउंट से इश्यू किया होगा तो यहां पे बोलेंगे हम इश्यू प्राइस। क्या बोलेंगे हम, इश्यू प्राइस। नेट प्रोसीड माने इश्यू प्राइस। ओके, अभी क्या होगा, जो भी फेस वैल्यू है, फॉर एग्जांपल 8% इज डिबेंचर इंटरेस्ट रेट, तो फर्स्ट ईयर में मैंने 8,000 पे करने हैं फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर में भी मैं 8,000 पे करूंगा, थर्ड ईयर में भी मैं 8,000 पे करूंगा, फोर्थ ईयर में भी मैं 8,000 पे करूंगा और फिफ्थ ईयर में भी मैं 8,000 पे करूंगा। और 8,000 में जो 1 माइनस टैक्स है वो भी हम मल्टीप्लाई कर देंगे, कुछ बात नहीं है, 1 माइनस टैक्स, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, तो ये जो मेरा आउटफ्लो है वो तो हम करते ही थे, नेट प्रोसीड से हम क्या कंपेयर कर रहे थे, ओके, नेट प्रोसीड से हम इंटरेस्ट को कंपेयर कर रहे थे अब तक, तो इसमें भी वही करना है, बट एक्स्ट्रा क्या होगा, अभी 5 इयर्स पूरा हो जाएगा। ओके, 5 इयर्स पूरे हो जाएंगे, फिर बाद में डिबेंचर होल्डर बोलेंगे चलिए आपने बोला था 5 इयर्स के लिए डिबेंचर इश्यू कर रहे हैं, अभी आपके 5 इयर्स कंप्लीट हो गए, हमें रिडीम कर दीजिए। तो रिडीम हम कैसे करेंगे, तो रिडेम्पशन में आपको दिया होगा विल रिडीम एट रिडेम्पशन वैल्यू पे हम रिडीम करेंगे। चलिए, हमने बोला, क्या बोला कि आपको हम 10% प्रीमियम में एट 10% प्रीमियम में रिडीम करेंगे। मतलब आपने हमें 5 इयर्स के पहले 1 लाख डिबेंचर दिए थे, अभी आपका डिबेंचर हमने 5 इयर्स यूज किया, आपको इंटरेस्ट भी दिया, पर एनम इंटरेस्ट भी दिया और 10% ज्यादा देते हैं। चलिए आप भी क्या याद रखेंगे, तो 1,10,000 विल पे, ये इसको क्या बोलते हैं, रिडेम्पशन वैल्यू, इसको क्या बोलते हैं, रिडेम्पशन वैल्यू। ओके, तो रिडेम्पशन वैल्यू क्या किया हमने, 110, कितना ज्यादा पे किया हमने, कितना ज्यादा पे किया, बोलिए, हमें रिसीव कितना हुआ 1 लाख, हमने पे कितना किया, 5 इयर्स के बाद पे कितना किया 1,10,000, तो ये 5 साल में हमने कितने ज्यादा पे किया 10,000, पर 10,000 5 इयर्स में पे किए, राइट। 10,000 तो ये हमारा एक्सपेंस ही आ गया ना, हमने जब इश्यू किया 1 लाख मिला और हमें जब हमने उसको रिडीम किया, वापस दिया, हमने 1,10,000 10,000 ज्यादा दे दिए, बट ये 10,000 कितने स्पैन ऑफ इयर्स में ज्यादा दिए, 5 इयर्स में। मतलब आप ऐसा बताइए कि आपने 5 इयर्स में 10,000 की एक्स्ट्रा कॉस्ट इनकर की, हाँ, तो फिर पर एनम आपने कितनी एक्स्ट्रा कॉस्ट इनकर की,
पर एनम आपने कितनी कॉस्ट एक्स्ट्रा इनकर की? 2000। कैसे आया सर? अभी देखिए ये फॉर्मूला कैसे आता है। KD इज इक्वल्स टू आई क्या है मैंने पहले ही बता दिया आपको। आई इज नथिंग बट इंटरेस्ट 1 माइनस टैक्स। यही 8000 1 माइनस टैक्स यही आई इंटरेस्ट 1 माइनस टैक्स। ओके, तो वो तो वही है। अभी क्या करेंगे हम, क्योंकि ये रिडम्पशन के लिए मैंने कितना ज्यादा या कितना कम पेमेंट किया, तो फिर बोलेंगे रिडम्पशन वैल्यू माइनस नेट प्रॉफिट्स। रिडम्पशन वैल्यू माइनस नेट प्रॉफिट्स। आपने रिडीम किया 1,10,000 और आपको मिला 1 लाख, मतलब आपने 10,000 ज्यादा पे किए। ओके, तो इसको हम नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड कर देते हैं। मतलब 2000 पर एनम मैंने पे किया, 2000 मैंने पर एनम ज्यादा पे किया, हाँ तो वो प्लस कर देंगे। क्यों प्लस कर देंगे? इंटरेस्ट तो मैं पे कर रहा हूं, देखिए इंटरेस्ट तो एनीवे में पे कर रहा हूं, उसको इसके ऊपर टैक्स 1 माइनस टी। ओके, प्लस 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 मैंने 2000 पर एनम ज्यादा पे किया, हाँ तो इतना समझ में आ गया। अभी क्या होगा, इनिशियल मेरा इन्वेस्टमेंट क्या था 1 लाख और मैंने वापस क्या किया 110, तो ऑन एन एवरेज मैंने कितना यूज किया? ऑन एन एवरेज मैंने कितना यूज किया? रिडम्पशन वैल्यू प्लस नेट प्रॉफिट्स डिवाइडेड बाय 2। रिडम्पशन वैल्यू प्लस नेट एवरेज कर दीजिए, क्योंकि हम एवरेज फंड कलेक्ट करेंगे, मतलब एवरेज फंड के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, मतलब एवरेज फंड के साथ कंपेयर करेंगे, डिवाइड करेंगे। ओके, तो यहां पे क्या होगा, इंटरेस्ट तो हमें पे करना ही है, इंटरेस्ट तो हमें पे करना ही है 1 माइनस टैक्स, प्लस प्लस प्लस। अगर आपने ज्यादा पे किया तो प्लस आएगा, अगर आपने कम पे किया तो माइनस। सर माइनस कैसे आता है? देख लीजिए, अगर मैंने 1 लाख कलेक्ट किए, 1 लाख इश्यू प्राइस हुई, तो क्या होगा 1 लाख नेट प्रॉफिट्स। अभी मैं बोलता हूं भाई देखिए आफ्टर 5 years वी विल पे यू एट 10% डिस्काउंट, रिडम्पशन वैल्यू 10% डिस्काउंट पे होगी। ओके, तो रिडम्पशन वैल्यू कितनी है 90,000, मैंने कितने कम पे किए माइनस 10,000। ऑब्वियसली क्योंकि रिडम्पशन वैल्यू 90 है, 1 लाख नेट प्रॉफिट, तो माइनस 10,000 आ जाएगा, तो उसमें होगा मुझे सेविंग, तो वो मैं इंटरेस्ट में से माइनस कर दूंगा पर एनम। मतलब क्या है कि पर एनम आप एक्स्ट्रा कॉस्ट इनकर करोगे तो प्लस करोगे, क्योंकि ये सारी कॉस्ट है, ये सारी कॉस्ट है, तो आप प्लस कर दोगे। ओके, तो यहां पे क्या करना है, बस ऐसे ही फॉर्मूला बन गया। यस, तो ऐसे ही लॉजिकली हमने फॉर्मूला बना दिया, वही फॉर्मूला है देख लीजिए, वही फॉर्मूला है देख लीजिए। तो यही फॉर्मूला है, बट थोड़ा एक्सपेंशन हो गया। क्यों? क्योंकि यहां पे 2 प्राइस आती है, नेट प्रॉफिट, रिडम्पशन वैल्यू, और उसका जो डिफरेंस है उसका हमें एडजस्टमेंट करना मांगता है। ठीक है चलिए, सो वी नीड टू डू द एडजस्टमेंट फॉर दोस डिफरेंस। ओके, क्लियर है? शैल वी गो अहेड देन? अगर आपको डिवेंचर आ गया, ठीक है, कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल डिवेंचर, कॉस्ट ऑफ इरेडेमेबल डिवेंचर, तो प्रेफरेंस शेयर भी आ जाएगा, क्योंकि प्रेफरेंस शेयर उसमें कुछ फर्क नहीं है, सिर्फ एक ही डिफरेंस है, इंटरेस्ट के बजाय डिविडेंड आता है, डिविडेंड में 1 माइनस टी नहीं होता है, इंटरेस्ट की जगह पे डिविडेंड आएगा, और डिविडेंड में टैक्स डिडक्टिबल नहीं होता है, तो 1 माइनस टी नहीं करना है बस। बाकी ये दोनों फॉर्मूला एज इट इज रहेंगे, एज इट इज, प्रेफरेंस शेयर में भी। यस, चलिए ये पहले रिडीमेबल का क्वेश्चन करते हैं डिबेंचर्स में, फिर बाद में देख लेते हैं। बट ये लॉजिक समझ में आ गया, फॉर्मूला का लॉजिक। ओके, दिस इज द लॉजिक बिहाइंड द फॉर्मूला। चलिए अभी ये लॉजिक का हम सम करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 2 पे आ जाइए। एग्जाम्पल नंबर 2, सर पता कैसे चलेगा कि रिडीमेबल है या इरिडीमेबल है? देख लीजिए, आप रीड करोगे आपको पता चल जाएगा। अ कंपनी इश्यूज 10,000, ये है नंबर्स, ये है नंबर्स, ओके, नंबर है एट 10% डिवेंचर ऑफ ₹100 ईच ऑन 1/4/13। तो हमने डिवेंचर इश्यू कब किया? हमने डिवेंचर इश्यू कब किया? 1/4/13 टू बी मैच्योर्ड, मतलब 5 इयर्स के बाद मैच्योर हो रहा है। तो यहां पे नंबर ऑफ इयर्स दिया है, तो इससे ही पता चल जाता है
कि आपको डिबेंचर 5 ईयर के बाद वापस कर देने हैं। यू हैव टू रीपे द डिबेंचर आफ्टर 5 ईयर्स। तो यहां पे जब तक है जान, कंपनी की जान जब तक है, तब तक हमें डिबेंचर रखना नहीं है, हमें वापस कर देना है। 5 ईयर्स में वापस कर देना है। तो यहां पे बोलोगे 5 ईयर्स में अगर आप वापस कर दो तो यह है रिडीमेबल डिबेंचर, यस, और यू आर सपोज टू फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल डिबेंचर। कंपनी वांट्स टू नो द करंट कॉस्ट ऑफ एग्जिस्टिंग डेट एंड मार्केट प्राइस ऑफ डिबेंचर इज 80। यहां पे मार्केट प्राइस दी हुई है। ये मार्केट प्राइस का यूज क्या है ये तो सर आपने बताया नहीं। चलिए ये सब मैं आपको बता देता हूं कैसे करेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक और पॉइंट है मार्केट प्राइस का, तो वो भी मैं आपको यही क्वेश्चन में समझा देता हूं क्या है। हमें क्या कैलकुलेट करना है, कॉस्ट ऑफ डिबेंचर, टैक्स रेट है 35%। चलिए तो ये तो पता चल गया कि ये है कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल डिबेंचर, मतलब बिगर फॉर्मूला आएगा, यस। तो यू नीड टू यूज द बिगर फॉर्मूला, KD इज इक्वल्स टू I 1/n RV माइनस NP द होल डिवाइडेड बाय हाफ ऑफ RV प्लस NP, और परसेंटेज में चाहिए, ओके, तो 100 मल्टीप्लाई कर देते हैं। where I इज इक्वल्स टू इंटरेस्ट 1 माइनस टैक्स। ओके, चलिए इंटरेस्ट करिए। अभी जो मैंने आपको पहले ही बताया क्या, कि जब भी यहां पे हमने क्वेश्चन 1 कैसे किया, टोटल अमाउंट पे किया। अभी हम क्या करेंगे, यहां पे मुझे पर डिबेंचर, समझिए यहां पे मुझे पर डिबेंचर वैल्यू दी है, हाँ, नंबर ऑफ डिबेंचर भी दिए हैं और पर डिबेंचर भी दिया है। तो या तो फिर आप टोटल अमाउंट कर दीजिए और टोटल से कैलकुलेशन कीजिए, बट हम टोटल से नहीं करेंगे। क्यों? बहुत सारे जीरो आते हैं, वाई टू वेस्ट टाइम, बहुत सारे जीरो आते हैं, वाई टू वेस्ट टाइम। ओके, पर डिबेंचर कैलकुलेशन कर देते हैं। जब हमें पर डिबेंचर वैल्यू दी गई है तो हम पर डिबेंचर पे ही कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक होगा, अच्छा होगा। चलिए, फेस वैल्यू है डिबेंचर की 100, फेस वैल्यू इंटरेस्ट इज ऑलवेज ऑन फेस वैल्यू, यस, उसका 10%, और इसमें से हमें क्या करना है, 1 माइनस टैक्स। चलिए, तो ये नेट इंटरेस्ट कितना आएगा, नेट इंटरेस्ट कितना आएगा, 10 रुपीज, और उसमें से 35% माइनस करेंगे हम, तो आएगा 6.5, इंटरेस्ट आएगा 6.5, एंड इज नथिंग बट द नंबर ऑफ ईयर्स, एंड इज नथिंग बट द नंबर ऑफ ईयर्स, तो वो होगा 5 ईयर्स। फिर हमें मिलेगा नेट प्रोसीड्स। तो नेट प्रोसीड्स क्या है, इश्यू टाइम पे क्या होगा नेट प्रोसीड्स, और आरवी क्या है, आरवी है रिडम्पशन वैल्यू। अभी रिडम्पशन वैल्यू में देखिए, इफ नथिंग गिवन, इट्स पार वैल्यू। मतलब ये क्या बताया सर आपने, रिडम्पशन वैल्यू इफ नथिंग गिवन इट्स पार वैल्यू, मतलब क्या, अभी ये क्वेश्चन में देखिए, आपको ऐसा कुछ क्वेश्चन में मेंशन किया है कि वी विल रिडीम एट 5% प्रीमियम, वी विल रिडीम एट 10% डिस्काउंट, वी विल रिडीम एट सो एंड सो प्राइस, नहीं, ऐसा कुछ नहीं दिया है। मतलब है कि आप 100 रुपीज पार वैल्यू से ही रिडीम करेंगे, या तो फिर क्वेश्चन में दिया होगा रिडीम एट पार, रिडीम एट प्रीमियम 10%, रिडीम एट प्रीमियम 5%, रिडीम एट डिस्काउंट 5%, ऐसा कुछ, तो फिर वो वैल्यू लेंगे। अगर कुछ नहीं दिया है तो पार वैल्यू में रिडीम करेंगे, क्योंकि डिबेंचर तो हमने इश्यू किए थे 100 रुपीज में, अभी 100 रुपीज में वापस दे देंगे। बट सर ये नेट प्रोसीड्स कैसे करेंगे, ओके, यहां पे मैं आपको एक्सप्लेनेशन लिखा दे रहा हूं नेट प्रोसीड्स के लिए। जब भी मार्केट वैल्यू या ऐसा कुछ आएगा तो हमें उसका क्या यूज है, क्या है, देख लीजिए। नॉर्मली हमने लास्ट क्वेश्चन में देखा, क्या देखा, कि नेट प्रोसीड्स इज नथिंग बट पार वैल्यू प्लस प्रीमियम माइनस डिस्काउंट
माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट इफ एनी। तो ऐसे मिलेगा हमारा नेट प्रॉफिट। इतना समझ में आया? ओके। अभी देखिए यहां पे कुछ दिया है आपको, प्रीमियम कुछ दिया है, प्रीमियम, डिस्काउंट, फ्लोटेशन, नहीं कुछ नहीं दिया है। ओके। when information not given about net proceeds, मतलब ये कुछ नहीं दिया है, मतलब पार वैल्यू तो दी होगी बट ये प्रीमियम, डिस्काउंट, फ्लोटेशन ऐसे कुछ नहीं दिया। एंड फर्स्ट कंडीशन, नेट प्रोसीड्स का कुछ, फर्स्ट कंडीशन नेट प्रोसीड्स का कुछ इंफॉर्मेशन नहीं दिया है, एंड मार्केट प्राइस इज गिवन। तो बताइए हम इश्यू कैसे करेंगे? अरे मार्केट प्राइस इश्यू करेंगे। समझिए हमारा जो डिबेंचर है वो लिस्टेड है और अभी हमारी मार्केट प्राइस क्या चल रही है 80। तो अभी हम इश्यू करेंगे तो इश्यू प्राइस क्या होगी? अभी हम इश्यू करेंगे तो नेट प्रोसीड क्या होगी? नेट प्रोसीड होगी मार्केट प्राइस। देन मार्केट प्राइस इज योर नेट प्रोसीड्स 80 रुपीज। ये सम देख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है। क्यों क्यों क्यों? क्योंकि आगे जब सम आएगा ना तो कई बार मैं नेट प्रोसीड लूंगा, कई बार मैं मार्केट प्राइस लूंगा, तो तब आपको कंफ्यूजन होगा कि सर ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए। ये चार्ट के बाद आपको कुछ कंफ्यूजन नहीं रहेगा। मार्केट प्राइस भले ही दिया हो क्वेश्चन में, बट ये लोग अब अभी ऐसा बोलेंगे कि हमने डिबेंचर इश्यू किया 100 में 10% प्रीमियम लगा के, हमने जो डिबेंचर पार वैल्यू का था उसमें 10% से इश्यू किया, तो फिर हम मार्केट वैल्यू को इग्नोर कर देंगे क्योंकि स्पेसिफिकली मेंशन है 100 रुपीज की डिबेंचर की वैल्यू है और 10% प्रीमियम में हम इश्यू कर रहे हैं, तो नेट प्रोसीड होगी 110। बट यहां पे तो कुछ दिया नहीं है इंफॉर्मेशन और मार्केट प्राइस भी दी है, तो फिर हम क्या करेंगे? आपने कुछ इंफॉर्मेशन नहीं दिया है, प्रीमियम, डिस्काउंट वगैरह वगैरह, तो हम क्या करेंगे? तो हम करेंगे भाई मार्केट प्राइस से इश्यू कर देते हैं। चलिए समझ में आया? तो यहां पे ये सम के लिए नेट प्रोसीड्स क्या होगा? 80 रुपीज। ये सम के लिए नेट प्रोसीड्स क्या होगा? 80 रुपीज। आगे ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं जो सम में मार्केट प्राइस भी दी होगी, फिर भी मैं मार्केट प्राइस इग्नोर करूंगा क्योंकि आपको स्पेसिफिकली इंफॉर्मेशन दी होगी, तो फिर मैं मार्केट प्राइस कंसीडर नहीं करूंगा फॉर नेट प्रोसीड। ओके, ठीक है ठीक है ठीक है। चलिए अभी विल पुट एवरीथिंग इन द फॉर्मूला, वेरी सिंपल। 6.5 इंटरेस्ट प्लस 1/5 years, 100 minus 80, हाफ ऑफ 100 प्लस 80 इंटू 100 परसेंटेज के लिए। यस, अभी समझ में आ गया कुछ कि मैं अभी इश्यू करूंगा मार्केट प्राइस 80 से, बाद में 5 years के बाद 100 रुपीज वापस करूंगा, 20 पे मोर, आई हैव पेड 20 रुपीज मोर। 20 रुपीज 5 साल में मैंने पे किए, तो फिर 1 साल में मैंने कितना पे किया? ज्यादा। तो 6.5 प्लस 4 रुपीज मैंने ज्यादा पे किए, यहां पे 90 एवरेज इन्वेस्टमेंट आया। तो अभी 10.5 डिवाइडेड बाय 90, तो क्या परसेंटेज आया? तो केडी क्या आया? केडी 11.666667, तो 67%। यस, ओके, क्लियर है। तो हमने क्या किया? कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल डिबेंचर्स, कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल डिबेंचर्स। इज दिस क्लियर? चलिए यू कैन नोट डाउन दिस। बट ये मार्केट प्राइस नेट प्रोसीड वाला समझ में आया ना?
मार्केट प्राइस नेट प्रॉफिट वाला क्वेश्चन समझ में आया ना? ओके, चलिए नोट डाउन कर लीजिए, नोट डाउन दिस इंफॉर्मेशन सम। ओके, चलिए इतना क्लियर है। नेक्स्ट, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंशियल। अभी प्रेफरेंशियल में आपको कुछ याद रखना नहीं पड़ेगा, यही है सेम, सिर्फ एक ही डिफरेंस है, क्या? आई की जगह डी आएगा, बाकी सब कुछ एज इट इज, और 1 - d नहीं करना है। ओके, क्योंकि
डिविडेंड टैक्स डिडक्टिबल नहीं होते। तो यहां पे देख लीजिए, कॉस्ट ऑफ इरेडेमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल KP इज इक्वल्स टू डिविडेंड डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड्स इनटू 100। डिविडेंड में 1 माइनस टैक्स नहीं होगा, ओके। और जो रिडीमेबल प्रेफरेंस है उसकी फॉर्मूला देख लीजिए आप, KP डिविडेंड 1/n RV माइनस NP रिडम्पशन वैल्यू माइनस नेट प्रोसीड्स डिवाइडेड बाय हाफ ऑफ RV प्लस नेट प्रोसीड्स। तो वही फॉर्मूला, यस, वेरी सिंपल, ओके। चलिए एग्जांपल नंबर 3 पे आ जाइए। एग्जाम्पल नंबर 3 पे आ जाइए। Is my voice proper? Okay. A company issues 10,000 10% preference share of 100 each. अभी पर प्रेफरेंस शेयर दिया है, हम पर ही कैलकुलेट करेंगे। कॉस्ट ऑफ इश्यू 2, कैलकुलेट प्रेफरेंस इफ दिस शेयर इश्यूड एट 10% par, 10% प्रीमियम, 5%। 3 अलग अलग सिचुएशन दी है, ओके। और यहां पे दिया है कुछ रिडीमेबल, ऐसा कुछ दिया है? नहीं दिया है। ऐसा कुछ रिडीमेबल, ऐसा कुछ दिया नहीं है, ठीक है। चलिए, तो सिंपल फॉर्मूला आएगी KP D/NP इंटू 100, ओके। वेयर D is nothing but dividend per share, dividend per share, और NP you very well know, par value plus premium minus discount minus flotation cost, मतलब cost related to issue, ओके। चलिए सिचुएशन A जिसमें लिखा है एट पार, तो इसमें क्या आएगा? अभी डिविडेंड तो 10% फिक्स ही है और वो हमेशा फेस वैल्यू पे ही आएगा, यस। तो 10 रुपीज डिविडेंड। अभी नेट प्रोसीड क्या आएगी? तो नेट प्रोसीड में यहां पे है एट पार 100 और फ्लोटेशन कॉस्ट 2 रुपीज दी है, ओके। तो नेट प्रोसीड आएगा 98। तो यहां पे केपी होगा 10/98, हमने फॉर्मूला तो पहले ही लिख दी है, ओके, इंटू 100। तो कितना होगा? कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ओके 10.20%, यस केपी इन फर्स्ट सिचुएशन। अभी क्या है? बी तो 10 का 10 ही रहेगा क्योंकि डिविडेंड तो ऑलवेज ऑन फेस वैल्यू ही है। नेट प्रोसीड में क्या होगा? पार वैल्यू में 10% प्रीमियम प्लस करेंगे, 2 फ्लोटेशन कॉस्ट माइनस करेंगे, 108। तो केपी क्या होगा? 10/108 इंटू 100। तो कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर विल बी 9.26%। अभी 5% डिस्काउंट में डिविडेंड तो सेम ही रहेगा। नेट प्रोसीड क्या होगी? 100 माइनस 5 माइनस 2, इट विल बी 93। तो केपी क्या होगा? इट्स 10/93 इंटू 100। तो कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर विल बी 10.75। वेरी इजी। चलो फटाफट लिख लीजिए क्योंकि इसमें से कुछ समझना ही नहीं है, वही है जो हमने अर्लियर किया, बट सिर्फ फर्क होगा तो आई की जगह डी, 1 माइनस टी नहीं होगा, ओके।
ओके चलिए नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन पे आ जाइए। अ कंपनी इश्यूज 10 लाख रुपीज डेट एट 10% इंटरेस्ट 9% डिस्काउंट विच इज टू बी, अभी देखिए इश्यू 9% डिस्काउंट पे किए है, विच इज टू बी रिडीम आफ्टर ए पीरियड ऑफ 9 years, फेस वैल्यू 100, टैक्स 50, कैलकुलेट बिफोर एंड आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट। तो ये बिफोर और आफ्टर दोनों पूछा है, ठीक है। यहां पे क्या लिखा है, इश्यूज एट 9% डिस्काउंट, इश्यूज एट 9% डिस्काउंट, ओके। केडी आई 1/n RV माइनस NP हाफ ऑफ RV प्लस NP, डिबेंचर है, यस। तो यहां पे अभी देखिए बिफोर टैक्स और आफ्टर टैक्स में डिफरेंस क्या आएगा, बिफोर टैक्स और आफ्टर टैक्स में डिफरेंस क्या आएगा। बिफोर टैक्स में हम जो इंटरेस्ट करते थे वो हम सिर्फ इंटरेस्ट करेंगे, 1 माइनस टैक्स नहीं करेंगे, ओके। तो इंटरेस्ट क्या आएगा, 100 रुपीज पार वैल्यू इंटू 10%, तो 10 ही आएगा। नंबर ऑफ ईयर्स यू वेरी वेल नो, आफ्टर 9 years। देन आफ्टर नेट प्रोसीड्स, तो नेट प्रोसीड्स क्या आएगा, 100 रुपीज माइनस 9% डिस्काउंट, सो 91। और रिडम्पशन वैल्यू कुछ नहीं दिया है तो पार वैल्यू, कुछ नहीं दिया है तो पार वैल्यू, ओके। तो केडी आ जाएगा 10 प्लस 1/9 100 माइनस 91। जो ये देख के करना, हाँ, आरवी माइनस एनपी है, एनपी माइनस आरवी मत कर देना बाय मिस्टेक, ओके। हाफ 100 प्लस 91 200। चलिए सिंप्लीफाई दिस एंड गिव मी द परसेंटेज। 10 प्लस 1 यहां पे आएगा 95.5 इंटू 100, तो गिव मी द कॉस्ट ऑफ दैट बिफोर टैक्स। ये डिविडेंड इंटरेस्ट नहीं, डिविडेंड आएगा ना सर, ये डेट है, डेट। अभी बात फोर्थ सम में इन्होंने फिर वापस से डेट का क्वेश्चन पूछ लिया, प्रेफरेंशियल होगा तो डिविडेंड आएगा, यस। यहां पे अगर आपको प्रेफरेंशियल दिया है, हाँ, तो फिर डिविडेंड आएगा, तो फिर डिविडेंड आएगा, यस। केडी केडी केडी, हाँ चलेगा चलेगा, बड़े बड़े सम में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती है। अरे 10 प्लस 1 बाई 95.5 इंटू 100, %11.52, 11 पॉइंट, यस यस 11.52। तो इतना क्लियर है बिफोर टैक्स। अभी आफ्टर टैक्स में क्या करेंगे, तो आफ्टर टैक्स में इंटरेस्ट में जो होगा 10, उसको हम 1 माइनस टैक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे, बस सिर्फ इंटरेस्ट को करना है, हाँ, यहां पे नहीं करना है कुछ। ओके, तो यहां पे क्या आ जाएगा, 5 प्लस 1 बाई 95.5 इंटू 100, ओके। तो ये कितना आएगा, चलिए yes 6.28%। Is that clear? Very easy, before tax after tax, okay okay। चलिए, तो इतना इजी है, नोट डाउन कर लीजिए।
ओके, चलिए एग्जाम्पल नंबर 5 होमवर्क। एग्जाम्पल नंबर 5 होमवर्क में है और ओपन होम असाइनमेंट। होम असाइनमेंट में क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2। तो ये 3 क्वेश्चंस आपको होमवर्क में करने हैं, ठीक है। चलिए, so that's it for today. Revise this formula, then tomorrow we'll come up with the different cost of capital for equity and all. Okay.